हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी ए इनसाइट विथ रितेश। आइए आज हम देखते हैं एम टी पी सीरीज वन जो आई सी आई मई 25 के लिए रिलीज किया है। सीरीज वन, ठीक है, उस ना निकले। ठीक है, तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन से देखते हैं और इसको समझते हैं। स्टेट विथ द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इसको बताना, रीजन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड on accounts of plant and machinery completely damaged by fire is a capital receipt। ठीक है, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी क्या है, मेरे लिए एसेट्स है, और उस पे कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह होता है कुछ, तो वो मेरा कैपिटल नेचर का हो जाता है। ठीक है, तो कैपिटल नेचर का हो जाता है। तो अगर हम प्लांट एंड मशीनरी पे एक्सपेंसेस करते हैं तो कैपिटल नेचर, कैपिटल कुछ भी या एसेट्स के बिहाफ में कुछ भी रिसीव होता है तो मेरे लिए क्या होता है, वो कैपिटल रिसीट हो जाता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कंप्लीटली डैमेज बाई फायर। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी बाई फायर डैमेज हो गया है, यानी कि जल गया है। तो जो इंश्योरेंस क्लेम हुआ, जो इंश्योरेंस मुझे मिला, वो एक तरह का कैपिटल नेचर का ही कैपिटल रिसीट होगा मेरे लिए, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम हो रहा है और वो मुझे मिल रहा है। ठीक है, ट्रू, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी completely damaged by fire, ठीक है, is a capital receipt as it is not obtained in course of normal business activities। देखते हैं, wages paid for erection of plant and machinery are debited to profit and loss account। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉलेशन, इरेक्शन का मतलब है इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन करने में जो भी वेजेस लगा, जो भी हम लेबर का चार्ज देना पड़ा, वो प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। ठीक है, मशीनरी का कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। तो जब मशीनरी का कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा तो वो टोटल वैल्यू ऑफ मशीनरी में इंक्लूड हो जाएगा। तो जो भी वेजेज हुआ वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उसको मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, such wages being related to capital assets should be debited to the machinery assets should be debited to machinery account। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज all the relevant and reliable information in accordance with the full disclosure principle। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हम डिस्क्लोज करते हैं, डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट एंड रिलायबल। प्रिपेयर करने के टाइम हमको क्या क्या चेक करना पड़ता है, जर्नल चेक करना पड़ता है, लेजर चेक करना पड़ता है, ट्रायल चेक करना पड़ता है। उसके बाद से हमको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है। उसके बाद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाना होता है। ठीक है, ट्रेडिंग बैलेंस शीट बनता है। तो इसमें ऑल द रिलेवेंट, है ना, डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट का सेंस है कि उसमें हम जर्नल एंट्री भी देख रहे हैं, लेजर भी देख रहे हैं, और ट्रायल बैलेंस भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मेरे लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ की मस्ट, ठीक है, पार्टनरशिप आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि यहाँ मस्ट नहीं, कैन भी होता है, और कैन भी के साथ क्या होता है, एक्टिंग फॉर ऑल, और, है ना, एनी ऑफ देम।
ठीक है। यहाँ कैन होता है, ठीक है, कैन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कैन, है ना, कैन का यूज किया, कैरिड ऑन बाई ऑल द पार्टनर्स और बाई एनी ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। यहाँ बोलते हैं कि द डेबिट नोट इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर सेल रिटर्न बुक, ठीक है। डेबिट नोट कब इशू होता है, डेबिट नोट परचेज जब रिटर्न होना होता है तब डेबिट नोट इशू होता है। अदरवाइज सेल रिटर्न के लिए हम लोग क्रेडिट नोट इशू करते हैं, ठीक है, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो ये मेरे लिए भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बोलता है कि द डेबिट नोट इशूड आर यूज टू प्रिपेयर परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखे थे, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो पिछली वीडियो में हम रिकॉर्ड किए थे। बताए थे कि व्हेन शेयर आर फोर फीचर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फोर फीचर एंड शेयर फोर फीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ कॉल इन एरियर्स ऑफ शेयर फोर फीचर, ठीक है। तो यहाँ क्रेडिट विथ कॉल इन एरियर्स नहीं होगा, क्रेडिट विथ, है ना, क्रेडिट विथ कॉल इन एरियर्स नहीं होगा, यहाँ पे कॉल इन, है ना, क्रेडिट विथ, है ना, अमाउंट रिसीव्ड ऑफ शेयर होता है ना, अमाउंट रिसीव ऑफ शेयर होता है, ठीक है, शेयर फोर फीचर होता है। देखिए but when share are forfeited, the share capital account is debited with called up capital of share forfeited and share forfeiture account is credited with amount received on share, ठीक है। वन का भी, वन का भी देखिए क्या बोलता है ना, वन का भी है कि व्हाट सर्विस कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी, ठीक है, प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी। पिछली वीडियो में इसको भी रिकॉर्ड किए थे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना सर्विस प्रोवाइड करता है सोसाइटी को, तो वो अपने क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है सोसाइटी को, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, बुक कीपिंग करना, है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ डील करना, है ना, कॉरपोरेट लॉ के साथ डील करना, ऑडिट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, है ना, एक्सेट्रा। ये सब एक सीए अपना सर्विस प्रोवाइड करता है सोसाइटी को, ठीक है। आइए देखते हैं आंसर। द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी हैज क्रॉस्ड इट्स यूजुअल डोमेन्स of preparation of financial statement, interpretation of such a statement and audit thereof, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आर, है ना, प्रेजेंटली टेकिंग एक्टिव रोल इन कंपनी लॉ एंड अदर कॉर्पोरेट लेजिस्लेशन मैटर, ठीक है। इन टैक्सेशन लॉ, ठीक है, टैक्सेशन लॉ में क्या क्या आएगा, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट टैक्स में आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्स, है ना, इनकम टैक्स हो जाता है और इनडायरेक्ट जीएसटी हो जाता है, ठीक है ना। इन जनरल मैनेजमेंट के साथ भी वो डील करता है। यहाँ पे दिया हुआ है ब्रीफली, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस, है ना, फाइनेंशियल एडवाइस एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा। ये सब एक सोसाइटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन नंबर वन का सी देखते हैं, ठीक है। वन का सी क्या है ना कि एक एक 2025, 1 जनवरी 2025 ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, नील है, ठीक है। 1 जनवरी 2025 परचेज हुआ 10 यूनिट, है ना, 300 पर यूनिट, 300 रुपये के हिसाब से 10 यूनिट परचेज हुआ, ठीक है, यानी कि 3000, ठीक है। 15 जनवरी 2025 इशूड फॉर कंजम्पशन, ठीक है, इशूड हुआ 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट इशू हुआ, तो कितना के हिसाब से इशूड हुआ, 300 के हिसाब से इशूड हुआ, ठीक है। तो 300 के हिसाब से हुआ यानी कि 1500 रुपये
का इशू हुआ, बैलेंस अपने आपके पास 1500 बचा, ठीक है। उसका 1 फरवरी 2025 को परचेज हुआ 20 यूनिट, है ना, 400 पर यूनिट के हिसाब से, और उसमें फ्रेट चार्ज लगा 500 रुपये, ठीक है। तो फ्रेट चार्ज अभी मशीनरी के केस में क्या बताया कि मशीनरी में वेजेज हो, इरेक्शन हो, इंस्टॉलेशन चार्ज हो, जो भी हो, वो कॉस्ट ऑफ पार्ट बन जाता है। वैसे ही आप परचेज अगर हम करते हैं, परचेज में हमको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, जैसे कि फ्रेट चार्ज हो गया, या फिर लोडिंग अनलोडिंग चार्ज हो गया, है ना। तो उस कॉस्ट को हम क्या करेंगे कि परचेज के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। परचेज के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, यानी कि 20 का 400 प्लस 500, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8000 प्लस 500, 8500 पर यूनिट आया। अब 8500 रुपये आया टोटल यूनिट का, ठीक है। अब पर यूनिट का निकालने के लिए 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट को हम यहाँ पे 85 डिवाइडेड 20 कर देंगे, तो मेरा पर यूनिट का चार्ज आ जाएगा, यानी कि 425 पर यूनिट मेरा कॉस्ट आया, ठीक है, परचेज किए तो। नेक्स्ट, 15 फरवरी 2025 को इशूड फॉर कंजम्पशन, ठीक है, 10 यूनिट इशूड हुआ। तो 10 यूनिट जब इशूड हुआ तो किस रेट पे होगा, ये जो रेट आया 425, तो उसी रेट पे इशूड होगा, ठीक है। फिर 20 फरवरी 2025 को फिर इशू हुआ, तो जो बचा है रेस्ट, फिर 425 के हिसाब से इसको हम इशूड करेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2025 इफ द कंपनी फॉलो वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से अगर कंपनी फॉलो करती है तो ये फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, 31 मार्च 2025 तक, ठीक है, कंपनी के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा और उसका पर यूनिट का प्राइस क्या होगा, ठीक है। देखिए, 1 जनवरी 2025 कुछ नहीं था, ओपनिंग स्टॉक नील था। 1 जनवरी 2025 परचेज किए 10 यूनिट 300 के रेट से 3000 आया, ठीक है। तो ये 3000 हो गया। 15 जनवरी 2025, है ना, 5 यूनिट इशूड किए कंजम्पशन के लिए, ठीक है, 1500 रुपये के हिसाब से, 300 रुपये के हिसाब से, तो अमाउंट 1500 आया। यहाँ पे 1500 रेस्ट अमाउंट बच गया, ठीक है। 1 जनवरी 1 फरवरी 2025 को 20 यूनिट खरीदे हम, है ना, 20 यूनिट खरीदे 400 के हिसाब से, उस पर 500 रुपये फ्रेट हम चार्ज लगाए, तो ये मेरा 8500 रुपये आ गया, और पर यूनिट का चार्ज 425 रुपये आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5 यूनिट पिछले मंथ का था और 20 यूनिट हम इस मंथ का खरीदे, ठीक है। तो ये 25 यूनिट हो गया, और 25 यूनिट हुआ, और 1500 रुपये वैल्यू 5 यूनिट का ऑलरेडी पहले से था, ठीक है। तो ये 8500 और 1500 10,000 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 हुआ, अगर आप देखें तो 425 पर यूनिट यहाँ पे दिखा रहा है, और बैलेंस रेट में 400 रुपया दिखा रहा है, ठीक है। पर यूनिट का चार्ज 400 रुपया दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पर यूनिट चार्ज चार्ज पर यूनिट रेट 400 रुपये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल अमाउंट 10,000 हो गया है, डिवाइडेड 25 अगर हम करते हैं तो ये 400 रुपया ही आएगा, ठीक है। 15 फरवरी 2025 को फिर इशू हुआ 10 यूनिट,
400 के रेट से 4000, ठीक है। बचा कितना, 1500, 1500 यूनिट बचा 400 के हिसाब से, यानी कि 6000 रुपया बैलेंस बचा। 20 फरवरी 2025 को फिर से हम इशू किए 10 यूनिट 400 के हिसाब से, यानी कि 4000 रुपया का हम फिर से इशू किए कंजम्पशन के लिए। तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे क्या बचा, क्लोजिंग स्टॉक 5 रुपया, 5 यूनिट बचा 400 के रेट से, 2000 रुपया बैलेंस बचा। यानी कि मेरा 31 मार्च 2025 में क्या बैलेंस है, 5 यूनिट, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास क्या है, 2000 रुपया क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। Therefore, the value of inventory as on 31 मार्च 2025, 5 यूनिट 400 के रेट से, यानी कि 2000 रुपये मेरा क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे बचा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, तो आइए इसको समझते हैं। 1 अप्रैल 2024, सुपरवाइजर एंड कंपनी विच डिप्रिसिएट इट्स मशीनरी 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड had 29,16,000 टू द डेबिट ऑफ मशीनरी अकाउंट, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 को सुपरवाइजर एंड कंपनी जो है उसके अकाउंट में मशीनरी जो है वो कितना का दिख रहा है, 29,16,000 रुपये का उसके अकाउंट में दिख रहा है। और वो कंडीशन क्या रखा है कि 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा, ठीक है। तो डिमिनिशिंग वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट डाउन, है ना, राइट डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2024, ठीक है, प्लांट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर 2,40,000 वाज सोल्ड फॉर 1,35,000, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 2024 को जो मशीनरी हम परचेज किए थे 1 अप्रैल 2022 को, जिसका प्राइस था 2,40,000 रुपया, उसको हम सेल किए 1,35,000 में, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट इस पैराग्राफ के पढ़ते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि स्टार्टिंग कहाँ से किया, 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट किया है, और इसमें बैलेंस कब से दे दिया है, तो 1 अप्रैल 2022 का बैलेंस दे दिया है, और उसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आइए पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम आपको लेके चलेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि ऑल्सो अ न्यू मशीनरी एट कॉस्ट 4,50,000 वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2024, ठीक है, एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट एंड इंस्टॉलेशन चार्ज बिग 24,000, ठीक है। जो ट्रू एंड फॉल्स में था, कि हम बताए थे कि सॉरी, ट्रू एंड फॉल्स में था परचेज मशीनरी का जो इरेक्शन हुआ था, है ना, इरेक्शन हुआ था, तो वो पार्ट ऑफ कॉस्ट हो जाता है। वैसे सेम वही यहाँ पे है कि इंस्टॉलेशन चार्ज 24,000 रुपया लगा है, तो ये मेरा एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, इसको हम 4,50,000 में 24,000 ऐड कर देंगे, ये मशीनरी का कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। ये मशीनरी का कॉस्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है। आगे देखते हैं। द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रिमेन द सेम। यानी कि द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ द डिप्रिसिएशन फ्रॉम WDV से SLM पे शिफ्ट हो जा रही है ना। 1 अप्रैल 2024 से कंपनी क्या कर रही है कि अपना डिप्रिसिएशन चार्ज का जो मेथड है उसको चेंज कर रही है। पहले क्या था, पहले डिप्रिसिएशन था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग चार्ज होता था डिप्रिसिएशन। अब SLM
के अकॉर्डिंग चार्ज होगा डिप्रिसिएशन, लेकिन रेट में कोई भी चेंज नहीं है, रेट सेम है। ठीक है, यहाँ क्या बनाना है कि शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2024 to 2025। तो मशीनरी अकाउंट हमको कब का बनाना है? 24-25 का। ठीक है, 24-25 का मशीनरी अकाउंट बनाना है। उससे पहले हम इसको वर्किंग नोट में दिखाएंगे। 1 अक्टूबर 2024 से जो 1 अप्रैल 2022 का जो बैलेंस है उसको हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन, सॉरी आंसर। 1 अप्रैल 2024 बैलेंस कितना है? 29,16,000 डेबिट बैलेंस है, मशीनरी अकाउंट में दिख रहा है। ठीक है, 1/10/24 को हम खरीदे 4,50,000 रुपये का, और उस पर हम इंस्टॉलेशन चार्ज लगाएं 24,000 रुपये का। ठीक है, तो ये किया 4,74,000 रुपये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, टोटल मेरा बैलेंस 33,90,000 रुपये दिख रहा है। 1/10/2024 को जो डिप्रिसिएशन ये दिख रहा है, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, है ना, वर्किंग नोट 1, ये 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है ना, बाई बैंक, है ना, मशीनरी सोल्ड 1,35,000 रुपया, है ना, लॉस हुआ है 49,680। ठीक है, और जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है ना, डिप्रिसिएशन रिमेनिंग मशीनरीज 2,95,860। ठीक है, उसके बाद से बैलेंस सी डी। ठीक है, तो आइए आप वर्किंग नोट, एक अप्रैल 2022 को कितना का मशीनरी खरीदे थे? 2,40,000 का। ठीक है, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज लगा 22-23 में 10%, है ना, 24,000, 21,000, 16, 21 लाख, सॉरी 2,16,000 रुपया बैलेंस बचा। फिर से हम 23-24 में डिप्रिसिएशन चार्ज किए 10%, उस पर 21,000 रुपया चार्ज हुआ, बैलेंस कितना आया? 1,94,400। ठीक है, ये 23-24 का है, और 1/4/2024। ठीक है, ये ओपनिंग हो गया मेरा। अब हम 1 अक्टूबर 2024, ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 को हम सेल कर दे रहे हैं अपने मशीनरी को 1,35,000 में। ठीक है, तो अब उस केस में 1 अप्रैल से सितंबर तक, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में तो मशीनरी सेल हो जा रहा है, तो 6 महीना का हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे। 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकालें तो 9,720 रुपये आया। उसको माइनस किए तो मेरे पास 1/10/2024 तक का बैलेंस कितना है मशीनरी का? 1,84,680 रुपया। ठीक है, 1/10/2024 को हम सेल कितना में किए? 1,35,000 में। ठीक है, मेरा डिप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद मेरे मशीनरी का कॉस्ट कितना आ रहा है? 1,84,680। उसको हम सेल कितना में किए? 1,35,000। ठीक है, तो 1,35,000 यानी कि हम लॉस में जाके सेल किए हैं, तो ये लॉस प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ राइट डाउन वैल्यू ऑफ रिमेनिंग एसेट्स 1/4/24। ठीक है, टोटल WD ऑफ द मशीनरी एज ऑन 1/4/2024। ठीक है, 29,16,000 रुपये का था मशीनरी जो डेबिट किए थे मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद से यहाँ देखिए 1/4/24। ठीक है, जो प्रीवियस वाला मशीनरी था उसका है ना, सोल्ड एज ऑन 1,94,400 में। ठीक है, तो रिमेनिंग एसेट्स मेरे पास कितना का बचा? 27,21,600 का। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन आगे देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी एज ऑन 31/3/2025। ठीक है ना, राइट डाउन
वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024। मेरे पास 1/4/2024 को 24 में 27,21,600 रुपया मशीनरी का बैलेंस दिख रहा है। उस पर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 24-25 में 10%। ठीक है, 2,72,160 रुपया। ठीक है, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 24,49,440। ठीक है, न्यू मशीनरी हम परचेज किए तो हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, 1/10/2024 में हम एक मशीनरी परचेज किए, उसका टोटल कॉस्ट कितना था? 4,74,000 रुपया। ठीक है, 4,74,000 कैसे? 4,50,000 रुपया मशीनरी का, 24,000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज। ठीक है, तो 4,74,000 रुपया टोटल कॉस्ट आया मशीनरी का। अब उस पर हम 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 23,700 रुपया आया। अब उसको माइनस करके 4,50,300 आया। अभी दोनों मशीनरी को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मेरे मशीनरी का टोटल कॉस्ट कितना आया? 28,99,740। ठीक है, अब फाइनल रिजल्ट पे चलते हैं। टोटल डिप्रिसिएशन टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग 24-25। ठीक है, जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना करेंगे? ठीक है, डिप्रिसिएशन एट 10% ऑन एग्जिस्टिंग है ना, एग्जिस्टिंग मशीनरी 1/4/2024। ठीक है, 27,21,600 का 10% यानी कि 2,72,160। ठीक है, डिप्रिसिएशन एडिशन। ठीक है, यानी कि जो न्यू चार्ज की न्यू मशीनरी हम परचेज किए हैं तो उसका डिप्रिसिएशन कितना लगा वो। ठीक, टोटल मेरे पास कितना आया? 2,95,860। ठीक है, और डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड 1/10/2024 को जो हम सोल्ड किए हैं, सेल किए हैं, उस पर मेरा बैलेंस कितना है? डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है? 9 लाख। उस पर डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है? 9,720 रुपया। ठीक है, तो टोटल डिप्रिसिएशन 3,05,580 रुपया ट्रांसफ़र होगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन 30 सितंबर 2024 द बैंक अकाउंट ऑफ समीर अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 32,496। ठीक है, 32,496 अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा तो उनके लिए 32,496। ऑन द सेम डेट the bank statement show a credit balance of rupees 5,39,024 in favor of Samir। इन फेवर ऑफ समीर क्या है ना कि बैंक स्टेटमेंट पॉजिटिव दिखा रहा है और कैश बुक क्या निगेटिव बैलेंस दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बनाना है कि एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील द फॉलोइंग। ठीक है, अब हम कैश बुक के अकॉर्डिंग या पासबुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कैश बुक के अकॉर्डिंग बनाते हैं। पहला एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझते हुए करेंगे ताकि आपका जो भी डाउट, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बैंक रिकन्सिलेशन में अभी जो डिप्रिसिएशन किए तो उनमें छोटा छोटा दिक्कत, छोटा छोटा डाउट होता ही है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करेंगे इस टॉपिक को और एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। जो डाउट भी हो माइंड में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अ चेक for rupees 1,05,120 deposit on 29 September 2024 was credited by the bank only on 3rd October। ठीक है, यानी कि चेक डिपॉजिट है ना, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। अगर यहाँ देखा जाए तो बैंक में क्या है, चेक तो डिपॉजिट हो गया है
लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। क्लियर कब हुआ? क्रेडिटेड बाई बैंक, है ना, 29 सितंबर को डिपॉजिट हो गया है, लेकिन क्रेडिट कब हुआ बैंक में? 3, है ना, 3 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा कैश बुक बैलेंस माइनस में है, इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे। अब अब पेमेंट बाई चेक, है ना, अब पेमेंट बाई चेक फॉर रुपीज 1280, है ना, 1280 हैज बीन entered ट्वाइस इन कैश बुक। ठीक है, ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में 1280 रुपये का जो अमाउंट है उसको हम 2 बार रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो मेरा कैश बुक 1280 से बढ़ चुका होगा। रिकॉर्ड कितना करना था हमको? 1280 ही करना था, लेकिन हम 2 बार 1280 कर लिए, तो मेरा 1280 से बढ़ गया होगा कैश बुक। तब उसको हम क्या करेंगे? 1280 हम माइनस करेंगे। ठीक है, 1280 हम माइनस करेंगे यहाँ। ठीक, नेक्स्ट। थर्ड, 29 सितंबर, है ना, 29 सितंबर 2024, द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 93,920 रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑफ समीर, बट, है ना, बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव बाई समीर अंटिल 1 अक्टूबर, 2024। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बैंक में क्रेडिट हो रहा अमाउंट 93,920, है ना, रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑफ समीर। ठीक है, बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव बाय समीर 1 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 तक समीर को कुछ पता नहीं है। हम कैश बुक कब का बना रहे हैं? कैश बुक बना रहे हैं 30 सितंबर तक, और 1 अक्टूबर तक इसका कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। ठीक, तो अब जब रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, तो मेरा पासबुक क्या होगा? बड़ा होगा। कैश बुक में तो हम रिकॉर्ड किए नहीं होंगे। ठीक, तो कैश बुक में जब रिकॉर्ड नहीं किए होंगे, 1 अक्टूबर तक हमको बनाना कब तक है? 30 सितंबर तक का बनाना है। ठीक है, कैश बुक में हम इसका एंट्री नहीं किए हैं, तो हम इसको, मेरा कैश बुक क्या माइनस में है, तो हम इसको लेस करेंगे। ऑन 29 सितंबर 2024, on 29 September 2024, the bank credited an amount of rupees 93,920 received from customer of Sameer, but the advice was not received by Sameer until 1st October 2024. बैंक में पैसा आया, बट इसके बारे में समीर को कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? कैश बुक से हम माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे 93,920। उसके बाद से, है ना, बैंक चार्ज। ठीक है, बैंक चार्ज अमाउंटिंग टू रुपीज 4,640 हैड नॉट इंटर इन कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में इंटर नहीं है। बैंक चार्ज हुआ, तो बैंक चार्ज हुआ तो मेरा पासबुक क्या होगा? कम हुआ होगा, कम हुआ होगा। ठीक है, और कैश बुक तो मेरा ऑलरेडी माइनस में है, तो हम इसको क्या करेंगे? कैश बुक में ऐड करेंगे, ताकि मेरा बैलेंस इक्वल हो। ठीक है,
फिफ्थ पॉइंट देखते हैं कि सिक्स है ना, ऑन 6 सितंबर 2024 द बैंक क्रेडिटेड, ठीक है, 1,60,000 टू समीर इन एरर, ठीक है। समीर के अकाउंट में क्या हुआ कि बैंक क्रेडिट कर दिया 1,60,000 रुपये अमाउंट। इसको क्या करेंगे आप, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 16 नहीं, यहाँ पे 60 लाख है, ठीक है। 60 लाख है यहाँ पे, 60 लाख है, ठीक है। तो 60 लाख बैंक गलती किया और समीर का अकाउंट में आ गया, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, ठीक, कैश बुक से। उसके बाद से बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, ऑफ रुपीज, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 11,20,000 वाज डिस्काउंटेड बाय समीर विथ हिज बैंक, ठीक है। दिस बिल वाज dishonored on 28 September 2024 but no entry had been made in बुक ऑफ समीर, ठीक है। बुक ऑफ समीर यानी कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर बट नॉट एंट्री मेड इन बुक्स, ठीक है, इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, चेक इशूड अप टू 30 September 2024 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट टोटल 1,06,080 रुपीज़, ठीक है। चेक इशूड हुआ कब, 30 सितंबर तक, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है, पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट क्लियर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट, है ना, डेट, ठीक है, यानी कि 30 सितंबर तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको कैश बुक से माइनस करेंगे, ठीक है, कैश बुक से माइनस करेंगे। और उसके बाद से क्रेडिट बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट 5,39,024 रुपया या 5,39,024 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे फेवर ऑफ समीर में बैंक क्या दिखा रहा था, बैंक दिखा रहा था जो अमाउंट 5,39,24,024 रुपया, 5,39,024 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 का ए क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। यहाँ बनाना क्या, ये जो डाटा दे रखा है ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का डाटा दे रखा है, ठीक है। तो इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का डाटा दे रखा है, तो पहले तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, उसके बाद अगर क्वेश्चन बोलेगा बैलेंस शीट तब बैलेंस शीट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडियन 31 मार्च, ठीक है। तो अपने को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं, अच्छे से समझते हैं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2024, ठीक है। रॉ मटेरियल 2,10,000, वर्किंग प्रोग्रेस 95,000, फिनिश गुड्स 1,55,000। फिनिश गुड्स से मतलब क्या है ना, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सन्डी डेटर्स 2,40,000, कैरेज ऑन परचेज 15,000, बिल्स रिसीवेबल 1,50,000, वेजेज 1,30,000, सैलरीज 1,00,000, टेलीफोन एंड पोस्टेज 10,000, रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर 3,500, कैश एट बैंक 1,70,000, ऑफिस फर्नीचर 1,00,000, है ना। रिपेयर टू प्लांट 11,000, परचेज 8,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 7,00,000, रेंट 60,000, लाइटिंग
13,500, जनरल एक्सपेंसेस 15,000। ठीक है, यहाँ देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000, बिल्स पेबल 75,000, सेल ऑफ स्क्रैप 25,000, कमीशन रिसिप्ट 4500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 16,500, कैपिटल अकाउंट 10 लाख, सेल्स 16,72,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 85,000। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में बोला होता है कि प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैन्युफैक्चरिंग भी बनाते हैं, ट्रेडिंग भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते हैं, उसके बाद से बैलेंस शीट भी बनाते हैं। ठीक है, बट हमको क्या बनाना है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है। ठीक है, आइए इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिनिश गुड्स, है ना, फिनिश गुड्स से क्या मतलब है, फिनिश गुड्स से क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये ट्रांसफर टू कहाँ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस 78,000, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सैलरीड एंड वेजेज अनपेड फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2025 where 9,000 and 20,000 respectively. Rent is to be charged as to 3/4 to factory and 1/4 to ऑफिस। यानी कि रेंट जो चार्ज करना, रेंट है, ठीक है, रेंट का जो भी अमाउंट है उसका 3, है ना, थर्ड पोर्सन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा, 1 पोर्सन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। ठीक है, लाइटिंग इज टू बी चार्ज 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। सेम वही, लाइटिंग का जो भी अमाउंट है उसका 2/3 मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, 1/3 ऑफिस में जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,10,000 दे रखा है, परचेज ऐड करेंगे और उसमें फिनिश गुड्स जो दे रखा था उसको क्लोजिंग स्टॉक या फिनिश गुड्स कुछ भी बोल के हम इसको वहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, मेरा टोटल क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, 8,98,000। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक में क्या आएगा, वर्किंग, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, 95,000। टू वेजेस, ठीक है, टू वेजेस 1,30,000 रुपये दे रखा है, उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस है 20,000, तो उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितना आया, 1,50,000 रुपये हो गया। कैरेज, कैरेज ऑन परचेज, ठीक है, कैरेज ऑन परचेज, ठीक है, कैरेज ऑन परचेज हो गया, फ्रेट ऑन परचेज हो गया। ठीक है, परचेज पे जो भी एक्सपेंसेस होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बनाना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च। तो ये जो कैरेज है ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफ़र करेंगे। हमेशा ध्यान में रखें आप कि अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है और उसमें फ्रेट ऑन परचेज, है ना, कैरेज ऑन परचेज दिया हुआ है, तो आप उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में शो करेंगे डेबिट साइड। ठीक है, रिपेयर्स टू प्लांट, है ना, रिपेयर्स टू प्लांट 11,000। अब यहाँ रेंट, है ना, रेंट क्या है, 3/4 45,000 यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ पे रेंट का अमाउंट देखते हैं क्या है ना, रेंट 60,000 है ना, रेंट क्या है, 60,000 रेंट है। ठीक है, तो 60,000 रेंट है,
ठीक है। रेंट थर्ड फोर्थ ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद लाइटिंग का भी 2/3 मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, 1/3 है ना ऑफिस के लिए, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है ना। लाइटिंग का देखते हैं। तेरह 500 2/3 कितना आएगा